तो गाइज आज हम आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करेंगे द ओल्ड गार्ड 2 को। ये कहानी कुछ ऐसे लोगों की है जो कभी मर नहीं सकते। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 4 दोस्त दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक लड़की और 3 लड़के होते हैं। लड़की का नाम एंडी होता है और लड़कों का नाम बूकर, जोई और निक होता है। एंडी इनकी लीडर होती है और काफी ताकतवर होती है। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है, जो पहले एफबीआई में काम करता था। जैक इनसे कहता है, मेरे पास एक मिशन है जिसे तुम लोगों को पूरा करना है। तुम लोगों के अलावा इसको कोई नहीं कर सकता। जैक कहता है, साउथ वेस्ट के जूबा नाम के एक स्कूल में मिलेडिया ने अटैक किया है, जहां पर उन्होंने स्कूल के बच्चों को किडनैप किया हुआ है। तुम्हें उन बच्चों को बचाना है। तुम्हें जितना पैसा चाहिए बता दो, तुम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन एंडी जैक पर भरोसा नहीं करती, लेकिन बच्चों की वजह से वह हाँ कर देती है और इस मिशन को करने के लिए मान जाती है। फिर क्या था, ये चारों लोग दोस्त उन बच्चों को छुड़ाने के लिए निकल जाते हैं। रात होने पर ये लोग स्कूल के अंदर जाने लगते हैं। बाहर जितने भी किडनैपर थे ये सबको मार देते हैं, लेकिन जैसे ही वो स्कूल के अंदर जाते हैं तो वहां उन्हें कोई भी बच्चा नहीं मिलता। वो लोग बच्चों को ढूंढ ही रहे थे, तभी कुछ लोग छुपकर उन पर गोलियों की बारिश कर देते हैं, जिससे वो लोग वही मर जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में हम देखते हैं कि इनके शरीर पर जितनी गोलियां थी वो खुद ही बाहर निकल जाती हैं। इनके सारे घाव भर जाते हैं और 2 सेकंड के बाद ये चारों फिर से एकदम ऐसे हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर ये चारों लोग उन लोगों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और सभी लोगों को वहीं पर मार देते हैं। तभी एंडी को वहां पर लगा हुआ हिडन कैमरा दिखाई देता है। एंडी तुरंत समझ जाती है कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए जाल बिछाया गया था। उस कैमरे से जेम्स उन पर नजर रख रहा था। जेम्स उनको इस तरह देखकर खुद भी बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग जिंदा कैसे हो गए। उधर एंडी गुस्से में कैमरे को तोड़ देती है। वो लोग वहां से निकल जाते हैं। एंडी, बूकर, जोई और निक, इन चारों की जीन्स में एक हीलिंग कैपेसिटी रहती है। जैसे ही इनको कोई जख्म लगता है 2 सेकंड में वो अपने आप भर जाता है। इसलिए ये लोग कभी मर नहीं सकते। इनको जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, क्योंकि सारे जख्म इनके खुद ही भर जाते हैं और काफी सालों से ये इस धरती पर है। इनमें सबसे बड़ी एंडी होती है, जो कई हजार सालों से इस धरती पर है। बूकर, निक, जोई इसको बाद में मिले थे, जो इसी के जैसे थे। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अफगानिस्तान को दिखाया जाता है, जहां एक नील नाम की लड़की फौजी अपनी टीम के साथ एक टेररिस्ट को पकड़ने जाती है। फाइनली काफी मेहनत करने के बाद वो उस टेररिस्ट को पकड़ लेती है, लेकिन वो टेररिस्ट उसका गला काट देता है और वह मरने लगती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। उसे वहां सपना आता है और वह अपने सपने में एंडी, जोई, निक और बूकर को देखती है। उधर इन चारों को भी सपने में नील दिखाई देती है और वो समझ जाते हैं कि नील भी उन्हीं की तरह है। उधर नील सपना देखकर अचानक से जग जाती है और वो देखती है कि उसके शरीर पर कोई भी घाव नहीं है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो सोच रही थी कि मेरा घाव कहाँ चला गया और मैं जिंदा कैसे बच गई। उसके साथी ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं, उसका जख्म कहाँ चला गया और वो जिंदा कैसे बची। उसके साथी उससे पूछते हैं कि तुम्हारा जख्म कहाँ चला गया, लेकिन नील के पास इसका कोई जवाब नहीं था। एंडी समझ जाती है कि नील को बताना पड़ेगा कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, नहीं तो वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगी। इसलिए एंडी नील को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है और ये तीनों जेम्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद अगले सीन में हम एक फार्मा कंपनी के सीईओ को देखते हैं, जिसका नाम मैरिक होता है, जो अपने साइंटिस्टों के साथ मिलकर एक ऐसी दवा बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे इंसानों की उम्र लंबी हो सके। वो अपने साइंटिस्टों के लिए लेक्चर दे रहा था, तो वहां पर जेम्स भी उसकी बातें सुन रहा था। उसकी बातें सुनने के बाद जेम्स उससे मिलता है और मैरिक को उन चारों की फुटेज दिखाता है कि वो लोग कैसे मर के वापस जिंदा हो गए थे और कैसे उनके घाव खुद ही भर गए थे। मैरिक ये देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है और जेम्स से कहता है कि मैं फुटेज पर यकीन नहीं कर सकता, तुम उन चारों को पकड़कर मेरे पास लाओ। उधर हम देखते हैं एंडी नील को ढूंढ लेती है और उसके साथियों को मारकर नील को बेहोश करके एक गाड़ी में डालकर ले जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद नील को होश आ जाता है और वो कार से कूदकर भागने लगती है। तभी एंडी उसके सिर में पीछे से गोली मार देती है, जिससे वह मर जाती है। लेकिन कुछ सेकंड के बाद वह वापस जिंदा हो जाती है। ये देखकर वो खुद भी शॉक्ड हो जाती है कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, जिस पर एंडी कहती है कि तुम्हारे शरीर में हीलिंग की पावर है, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ। ये सारी बातें सुनकर नील एंडी के साथ चले जाती है। उसके बाद वो अपनी सीक्रेट जगह पर पहुंचते हैं और अपने दोस्तों से मिलते हैं। वहाँ ये चारों नील को बताते हैं कि वो लोग बहुत सालों से जिंदा हैं और इंसानियत को बचाते आ रहे हैं। सालों से ये लोग इस धरती पर हैं और अच्छे इंसानों की मदद करते आ रहे हैं। और निक कहता है कि हम लोगों के पास एक और पावर है, जिससे ये सपनों में अपने जैसे लोगों को देख सकते हैं, इसीलिए हमें सपने में तुम दिखाई दी थी। एंडी बताती है कि जिस दिन हमारे घाव बढ़ना बंद हो जाएंगे उसी दिन हमारी पावर खत्म हो जाएगी और हम आसानी से मर सकते हैं। उसके बाद बूकर नील को एक लड़की के बारे में बताता है, जिसका नाम क्वेना है। एंडी को क्वेना सबसे पहले मिली थी, जो कि उनके जैसी थी।
एंडी और क्विना काफी अच्छी दोस्त थी। उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ एक साथ लड़ी थी और बहुत सालों से वो दोनों एक साथ रह रही थी। एक दिन टाउन के लोगों को उनकी इनमॉर्टैलिटी के बारे में पता चल जाता है। लोगों को लगा कि ये दोनों चुड़ैल हैं जो कि कभी नहीं मर सकती, इसलिए उन लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया और उनको फांसी लगा दी, लेकिन वो नहीं मरती हैं। उसके बाद उनको जिंदा जलाया जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरती हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों को कैसे मारा जाए, क्योंकि लोगों के दिमाग में एक ही भूत सवार था कि ये दोनों चुड़ैल हैं। इसलिए लोग क्विना को एक लोहे की ताबूत में पकड़कर और बांध कर समुद्र में फेंक देते हैं, जिससे कि वो इसकी शक्ति खत्म हो जाए। उसी रात एंडी वहां से भाग जाती है, इसलिए बच जाती है, नहीं तो एंडी को भी ताबूत में बंद करके समुद्र में फेंक दिया जाता। इन बातों को 500 साल हो गए हैं और आज भी क्विना उस ताबूत में बंद समुद्र में ही पड़ी है। इतना बड़ा समुद्र है, हम लोग उसको कहाँ ढूंढें। एंडी ने क्विना को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्विना उसको कहीं नहीं मिली। अब तक क्विना उसी ताबूत में बंद समुद्र में ही कहीं होगी। यह सुनकर नील बहुत डर जाती है और थोड़ी देर के लिए बाहर टहलने चले जाती है। एंडी भी उसके साथ चले जाती है। तभी वहां पर कुछ सोल्जर इन पर हमला कर देते हैं और नील और जोई को पकड़ ले जाते हैं। बूकर बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर एंडी और नील वहां आ जाती है। एंडी, नील बाकी सोल्जर को मार देती है। बूकर थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाता है और ये तीनों निक और जोई को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एंडी समझ जाती है ये सब जैक ने किया है। उसके बाद ये तीनों एक पुरानी गुफा में जाते हैं और निक और जोई की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी एंडी को पता चलता है कि उसका जख्म भर नहीं रहा, मतलब उसका जख्म भरने की पावर खत्म हो चुकी है और अब वो मारी जा सकती है, क्योंकि एंडी बहुत ही बड़ी थी और इन सब में पुरानी थी। इस वजह से उसकी हीलिंग पावर खत्म हो चुकी थी, पर वो यह बात किसी को बताती नहीं है। उधर हम देखते हैं कि जोई और नील को उसी मैरिक यानी उस फार्मा कंपनी के सीईओ के पास लाया जाता है। मैरिक उनके जीन्स को चेक करने के लिए उनको चाकू से मारता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उनके जख्म भर जाते हैं। यह देखकर मैरिक बहुत खुश हो जाता है और उनका ब्लड लेता है, लेकिन वो उन दोनों को जाने नहीं देता, बल्कि उन पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है और उनको बहुत टॉर्चर करता है। ये देखकर जैक भी काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैरिक को उनका सिर्फ डीएनए चाहिए, पर मैरिक कहता है कि इन दोनों को यहाँ से कभी भी नहीं जाने दूंगा जब तक मेरे सारे टेस्ट क्लियर नहीं हो जाते। अब जैक को खुद के फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि वह बस दुनिया को भला चाहता था, इसलिए वह उन्हें पकड़ के लाया था। उसे नहीं पता था कि मैरिक उनको जाने नहीं देगा और उनको टॉर्चर करेगा। वह उनको टॉर्चर नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बूकर को जेम्स का पता मिल चुका था और अब वो तीनों जेम्स के घर आ जाते हैं। तभी नील उन लोगों का साथ देने से मना कर देती है और कहती है कि मुझे वापस अपनी फैमिली के पास जाना है, मुझे तुम लोगों के पचड़े में नहीं पड़ना। इस पर एंडी उसको वापस जाने देती है और कहती है कि तुम जाओ अपनी फैमिली के पास, मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहती, ये तुम्हारा फैसला है। उसके बाद नील वहां से चले जाती है। उधर एंडी और बूकर जेम्स के घर में घुस जाते हैं और एंडी जेम्स को गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन तभी बूकर पीछे से एंडी को शूट कर देता है और एंडी को गोली लग जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि बूकर अपनी टीम को धोखा दे रहा था और वो जेम्स के साथ मिला हुआ था और उसी ने अपने दोस्तों को पकड़वाया था। बूकर एंडी से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने जेम्स का साथ इसलिए दिया था क्योंकि मैं अपनी इस बेवजह जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। मैं चाहता हूँ कि जेम्स हम पर रिसर्च करके ये पता लगा ले कि हमारे जख्म क्यों नहीं बढ़ते। अगर ये पता चल जाएगा तो हम आसानी से मर सकते हैं। मुझे ये बेवजह की जिंदगी नहीं चाहिए। मैं अपनी इस लंबी जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। मैं नॉर्मल इंसानों की तरह रहना चाहता हूँ। इतने में जेम्स बताता है कि मेरी वाइफ की मौत के बाद मैंने रिसर्च शुरू किया था और मैंने द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम एंडी की एक फोटो देखी थी और आज भी तुम बिल्कुल वैसी ही दिखती हो जैसी कि पहले थी, एकदम जवान। इसलिए मुझे तुम लोगों का डीएनए चाहिए था ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि तुम लोगों में ऐसा क्या है कि तुम इतने टाइम तक जिंदा हो, और जो लोग कैंसर से या बीमारियों से अनचाही मौत मर जाते हैं उनकी मौत को रोका जा सके। मैंने ये सब कुछ अच्छाई के लिए किया। लेकिन तभी बूकर देखता है कि एंडी का घाव भर ही नहीं रहा था और बहुत सारा खून निकल रहा था। अब वो समझ जाता है कि एंडी अब नॉर्मल इंसान की तरह हो चुकी है और वह मर सकती है। बूकर को ये समझ आ गया था कि एक समय पर हम लोग भी मर सकते हैं। लगभग 500-600 सालों के बाद हमारी पावर खुद ही खत्म हो जाएगी, जैसे एंडी की हो चुकी है। और यह जानकर वह रोने लगता है और एंडी से माफी मांगता है। तभी वहां पर मैरिक आ जाता है और एंडी और बूकर को भी पकड़ के ले जाता है। जेम्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी मैरिक बेहोश कर देता है। उधर हम नील को देखते हैं जिसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था और वो वापस एंडी की मदद करने आ जाती है। जेम्स के पास पहुंचकर वो पूछती है कि एंडी और बूकर कहाँ है। जेम्स उन्हें सब कुछ बता देता है और उसको मैरिक की लैब तक जाने का रास्ता भी बता देता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। अब वो लैब की तरफ चले जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी फाइटिंग इस मूवी में हमको देखने को मिलती है। फाइनली सबको मारते हुए नील लैब में पहुंच जाती है और उन चारों को बचा लेती है और वो पांचों वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन मैरिक के लोग उन पर चारों तरफ से हमला कर देते हैं। काफी ज्यादा फाइटिंग के बाद ये लोग फाइनली लैब से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन तभी मैरिक गन लेके वहां आ जाता है।
लेकिन नील मैरिक को लेकर खिड़की से जंप मार देती है, जिससे मैरिक मर जाता है और नील जल्दी ही ठीक हो जाती है और वो वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद ये पांचों हंसी खुशी पहले की तरह रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद हम बूकर के घर में एक लड़की को देखते हैं। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि क्वीना थी, जिसको समंदर में फेंक दिया गया था। अब ये यहाँ पर कैसे पहुंची और आगे इस मूवी में क्या होने वाला है, ये हमें इसके थर्ड पार्ट में पता चलेगा। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो ये मूवी नेटफ्लिक्स पे आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।